हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों आज हम करेंगे 2023 का टीजीटी का पेपर। इससे पहले मैं आपको 2024 का करवा चुकी हूँ। हम रिवर्स में चल रहे हैं। अब आपके एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाने हैं। और पीवाईक्यू लगाने का मतलब क्या है कि आपको चारों ऑप्शनों को बिल्कुल डिटेल में सोल्व करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में वहां से अगर क्वेश्चन मिले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप 2024 का पेपर मेरे द्वारा जो सोल्व करवाया गया था, उसमें अगर मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जो मैं वर्बली बोल रही हूँ उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस किया करो। जब आप आज का पेपर एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको वे जो मैं मेरे द्वारा बोली गई बातें हैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज हम करेंगे 2023 का पेपर, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। एक एक ऑप्शन को बिल्कुल खोल कर मैं आपके सामने रख रही हूँ। टाइम भले ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन वहां से आपके एग्जाम में जो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब आप लोगों को एहसास होगा कि मतलब टाइम की कीमत मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हमने यहाँ पर जो टाइम अब दिया है एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में हम खोलकर मतलब चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने देखते हैं। 91 से हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, दिया गया है कि यहाँ हरियाणा जी के, हाँ यहाँ से शुरू होता है आपका। प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका हिंदी साहित्य जो लेखन परंपरा शुरू होती है वहां से पूछ लिया गया है। तो पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है। रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, मिसर बंधु। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था बेटा, ये लिखा गया था गारसा दत्तासी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। अब हम चलते हैं गारसा दत्तासी के द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया है, मैंने इसका आंसर तो बता दिया कौन सा है। हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार है कौन है, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था ये किस भाषा में था बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और कब लिखा गया था ये, मतलब इसके अंतर्गत कुल कितने कवि थे, इसमें 738 कवि आते हैं, जिसमें से 72 कवि किसके दिए गए हैं, हिंदी के दिए गए हैं। बाकी कवि किसके हैं, उर्दू के हैं। अगर इसका अनुवाद पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया था, तो इसका अनुवाद किया गया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में इसका अनुवाद किया गया था। मैंने बता दिया कि एक एक ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में लेकर चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो गारसा दत्तासी ने ग्रंथ कौन सा लिखा था, इस्तवार दे ललित एतुरी हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था, जिसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में किया गया था। अब चलते हैं रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका संपादन किसने किया था, श्याम सुंदर दास ने किया था। लेकिन बाद में 1929 में ये फिर आता है हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और बाद में 1929 में इसका नाम क्या कर देते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसको प्रकाशित करते हैं। और इस ग्रंथ को ये छायावाद तक ही लिखा है, इससे आगे इन्होंने नहीं लिखा। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, इन्होंने अपनाई थी वर्ण कर्मानुसार पद्धति, काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी भी जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने। गारसा दत्तासी के द्वारा अपनाई गई थी काल कर्मानुसार पद्धति, ये भी बात ध्यान रखनी है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने अपनाई थी वर्ण कर्मानुसार पद्धति। वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई गई थी भाई तासी के द्वारा। फिर से समझो, गारसा दत्तासी ने तो अपनाई थी कौन सी अपनाई थी, वर्ण कर्मानुसार पद्धति। और अब्राहम गिरिसन ने अपनाई थी अब्राहम गिरिसन के द्वारा अपनाई गई थी काल कर्मानुसार पद्धति। अब्राहम गिरिसन थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। और ये कितने भागों में विभाजित है, 11 भागों में विभाजित है। आदिकाल को ये चारणकाल कहते हैं और रीतिकाल को ये क्या कहते हैं, रीति काव्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने अपने ग्रंथ को 11 भागों में बांटा था, उन 11 भागों के नाम क्या है और कौन सा भाग किस स्थान पर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आदिकाल सबसे पहले आता है, तो आदिकाल को ये क्या नाम देते हैं, चारणकाल नाम देते हैं। रीतिकाल को ये क्या नाम देते हैं, रीतिकाल को ये रीति काव्य नाम देते हैं। एक आपने सुना होगा कि भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य का सवर्ण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने कहा था। अगर पूछ लिया जाए कि सवर्ण युग किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने
ने कहा है। बात करें मिसर बंधु विनोद की, तो ये 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? मिसर बंधु विनोद। ये मिसर बंधु विनोद इनका 4 भागों में क्या है, विभाजित है, और इसमें कितने कवि हैं? 4591 क्या है इसमें कवि आए हैं। और इन्होंने भी कौन सी पद्धति अपनाई थी? इन्होंने भी काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विध्यवादी पद्धति अपनाई गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना कि रामचंद्र शुक्ल ने विध्यवादी पद्धति अपनाई थी, लेकिन जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने कौन सी अपनाई थी? काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं विध्यवादी पद्धति का अनुसरण जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के द्वारा भी किया गया है। लेकिन पूरी तरह से अनुसरण किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। विध्यवादी पद्धति के जनक पूछ लिए जाए तो तेन महोदय है। विध्यवादी पद्धति में क्या आता है? जिसमें जाति, वातावरण और समय, इन तीनों को क्या दी जाती है? इंपॉर्टेंस दी जाती है। उम्मीद करती हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और आपके एग्जाम में जो मैंने यहाँ पर बताया है वहां से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7 जून 1925 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। कब गठित हुई थी? सबसे पहले तो राजभाषा आयोग जो जिसका गठन हुआ था, कब हुआ था? 7 जून 1955 को हुआ था। तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, इसके अध्यक्ष कौन चले जाएंगे? श्री बाल गंगाधर खेर क्या है इसके अध्यक्ष चले जाएंगे। अब ये जो राष्ट्र राजभाषा आयोग है, ये क्या था? आपने नाम सुना होगा राष्ट्रपति आदेश। तो राष्ट्रपति आदेश ही क्या है? राजभाषा आयोग है। ये भी बात ध्यान रखनी है कि 7 जून 1925 को जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया गया था राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है, उसमें श्री बाल गंगाधर खेर क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो आपसे एक और पूछा जाता है यहाँ से कि जो प्रथम राजभाषा अधिनियम कब आया था? राजभाषा अधिनियम आता है 1963 में। अगर राजभाषा नियम पूछ लिया जाए तो कब आता है? 1976 में। और राजभाषा संकल्प पूछ लिया जाए तो कब आता है? 1968 में आता है। तीनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या कुछ आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। पेडागोजी से क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो, और पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। नहीं है पे ज्यादा फोकस करना है, नहीं है असंगत है, सही नहीं है, या गलत है, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टेट में क्वेश्चन नेगेटिव सेंस वाले आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा कि पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में न रखा जाए, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। व्यक्तिगत भिन्नता को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि हर एक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने सुना होगा कि हर एक बच्चे की क्या होती है? अलग अलग होती है। सोचने समझने की शक्ति हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। तो इसलिए पाठ्यक्रम में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। ऊपर हमने जो राजभाषा आयोग या राष्ट्रपति आदेश जो किया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार वृद्धि करना तथा उसका विकास करना, उच्चतम व उच्च न्यायालयों आदि की भाषा व्यवस्था, राजभाषा आयोग का गठन, और राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो 351 में क्या कहा गया था? 351 में कहा गया है, 343 से लेकर 351 जो राजभाषा संबंधी अनुच्छेद दिए गए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किसमें क्या दिया गया है? अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर 351 की बात हो रही है, तो 351 में क्या कहा गया था कि हमें हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना होगा, ताकि हिंदी भाषा को बढ़ोतरी मिल सके। लेकिन जैसे संविधान लागू होता है, संविधान लागू होने के समय कह दिया गया था कि 15 वर्ष तक हम क्या करेंगे? अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज भी जो अंग्रेजी भाषा है एज इट इज बनी हुई है, आप सब देखते हैं। तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना और उसकी वृद्धि करना। अब ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किस में दिया गया है? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। ये बात भी ध्यान रखना है, कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। और ये कहा गया है 348 में। अब राजभाषा आयोग का गठन की बात किसमें की गई है? 344 में की गई है। अगर राजभाषा गठन का जो संशोधन की बात करते हैं तो किसमें चला जाएगा? ये 349 में चला जाएगा। बस 4 और 9 का क्या है? डिफरेंस है। राज्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है किसमें कहा गया है? ये 347 में कहा गया है। 5 मैंने यहाँ पर बता दिया है। 348 में तो क्या जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। 349 में क्या जाएगा कि राज
राजभाषा आयोग संबंधी जो संशोधन किया जाएगा, किसमें हो जाएगा, 349 में। 344 में जाएगा कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, और 347 में होगा कि राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 343 में क्या जाएगा कि हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, और जो अंतरराष्ट्रीय अंक है उनको अपनाया जाएगा। फिर यहाँ पर और 351 में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है कि हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी भाषा का प्रसार वृद्धि करना तथा उसका विकास करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे जो मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन की जा रही है। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है, यानी कि एक्शन रिसर्च यहाँ पर पूछी गई है और उसका सोपान आपको बताना है। समस्या की पहचान करना है, समस्या को परिभाषित करना है, समस्या के कारणों को विश्लेषित करना है, या क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो एक्शन रिसर्च है उसका यहाँ पर सही सोपान नहीं है। एक्शन रिसर्च के 4 सोपान होते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, और इस तरह से ये क्या होते हैं, इसके 4 सोपान हैं। और ये किसके द्वारा दी गई थी एक्शन रिसर्च? कर्ट लेविन करके एक व्यक्ति आते हैं जो आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च होती है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें जो है वो हाइपोथेसिस, उपकल्पना का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस, जो हम कल्पना के ऊपर जो कल्पना बनाते हैं। यानी कि आपको मान लीजिए आपको एस्टेट क्लियर करना है, तो एस्टेट क्लियर करने से पहले आप क्या सोचोगे कि मैंने तो साइकोलॉजी भी पढ़नी है, मैंने हिंदी भी पढ़नी है, व्याकरण भी पढ़ना है, हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, इसके अतिरिक्त मैंने क्या पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ, ये सब सोचते हो। लेकिन उसके अंदर फिर आप क्या सोचते हो कि मैं इतना पार्ट इंग्लिश का पढ़ूंगा, इतना पार्ट हिंदी का पढ़ूंगा, इतना पार्ट मैं सीडीपी का पढ़ूंगा, और इतना पार्ट फिर मैं अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर दूंगा। यानी कल्पना के ऊपर कल्पना जो अब आप बनाते हो वो क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, क्या होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। सबसे पहले हमारे सामने क्या होती है, समस्या होती है, और उस समस्या के ऊपर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर सही है। वैसे ये रिसर्च से क्वेश्चन है भाई, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है ना, सिलेबस लगा हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत कथन बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वर्ण व्यवस्था अच्छे से घोट कर पी जाना, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे। तो निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत कथन बताना है। ई च ये कंठ से बोले जाते हैं, ऊ पे में ओष्ठ से बोले जाते हैं, तय ले से दंत से, और री टे और श मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि च कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, यहाँ पर कंठ दिया गया है। ई भी कहां से बोला जाता है, तालु से, और ये भी कहां से बोला जाता है, तालु से। तो यहाँ पर कंठ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है। अब 3 से आपके सामने आते हैं। 1 से आता है सड़क वाला, 1 से आता है आप लोग बोलते हैं सलगम वाला, और 1 से आता है षटकोण वाला। जो ये वाला श है ये कहां से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। ये जो सड़क वाला स है ये दंत से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, और ये जो स है कहां से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों से आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान कहां से होता है। मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर सही है। असंगत आपसे पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक हैं, मतलब पुस्तक पूछ ली गई है आपसे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं, पिंसेट महोदय हैं, एल गेज, डॉक्टर पिसेल, हेराल्ड ई पामर। तो हेराल्ड ई पामर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। डायरेक्ट आपको यह पुस्तक याद कर लेनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये सब कहां से है भाई, जो फोर्ट विलियम कॉलेज जब आता है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में जब वो अलग अलग मतलब मुंशी के पद पर स्थापित होते हैं, तो कोई उर्दू का समर्थन करता है, कोई उर्दू के विरोधी होता है, कोई संस्कृत का समर्थन करता है, कोई खड़ी बोली का समर्थन करता है, कोई खड़ी बोली के विरोध में होता है। तो ये वहां से बिलोंग कर रहे हैं चारों, ये कह सकते हो लेखक। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी के लेखक कौन आएंगे यहाँ पर, हेराल्ड ई पामर चले जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर से पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि मौन पाठन का उद्देश्य है। मौन पाठन यानी कि आप चुप रहकर जो करते हो,
जैसे कोलबर्ग ने मतलब ये जो वाइगोत्स्की, हाँ, वाइगोत्स्की ने जो 3 स्पीच दी थी ना, उनमें आती है एक स्पीच ये जो मौन यहाँ पर लिखा गया है। तो मौन पठन का उद्देश्य है छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, परिचित शब्दावली को स्तरीय रूप देना या उपयुक्त सभी। तो मौन पाठन का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि मौन पाठन के लिए ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंस है। जब छात्र मौन होकर पढ़ता है तो उसका जो ध्यान है वो एकाग्र हो जाता है। यानी कि अगर मौन रहकर अगर वो कोई भी स्टूडेंट है अगर मौन रहकर पढ़ता है तो उसके आसपास अगर थोड़ी-सी भी साउंड आती है तो उसको तुरंत मतलब उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और छात्र जब मौन रहकर पढ़ते हैं तो तीव्र गति से यानी कि तेज गति से पढ़ने का उनका अभ्यास होता है। और जो परिचित शब्दावली है, ये परिचित शब्दावली का अर्थ क्या है कि जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि शुद्ध अशुद्ध की शब्द कैसे लिखा गया है वर्तनी संबंधी कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको असत्य बताना है। देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। तो असत्य आपको यहाँ पर बताना है। तो सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, यही गलत है। क्यों गलत है कि जो देवनागरी लिपि है कैसे आती है, सबसे पहले आपकी आती है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि आती है, ब्राह्मी लिपि आती है। ब्राह्मी से फिर दो लिपियां निकलती हैं, दो शैलियां निकलती हैं, लिपि नहीं भी दो शैली, एक निकलती है दक्षिणी शैली, एक निकलती है उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में आपकी कौन सी आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 किस्में आती हैं आपकी, ये आती हैं आपकी दक्षिणी लिपि में। अगर हम उत्तरी शैली की बात करते हैं तो उत्तरी शैली में फिर आपकी कौन सी आती है, गुप्त शैली। गुप्त से फिर आती है सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें एक तो आती है आपकी देवनागरी लिपि और एक चली जाती है आपकी शारदा लिपि। ये दो आती है। और देवनागरी लिपि का समय कौन सा बताया गया है, 9वीं और 10वीं शताब्दी देवनागरी लिपि का समय बताया गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर पूछा क्या गया था कि इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, यही क्या है, गलत है। देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है, सही है। राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिला। गुजरात के राजा हुए हैं जयभट्ट, और इसके शिलालेख, इसका समय क्या था, इसका समय था 7वीं और 8वीं शताब्दी। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो देवनागरी लिपि है इसका प्रयोग देखने को मिला। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये लिपि आती है तो इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। सिरोरेखा का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा देवनागरी, ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, हमने देवनागरी लिखा। अब हमने जो ये देवनागरी लिखा है, अब तो हमारी आदत क्या बन गई कि हम सीधा कोई भी वाक्य लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। जो ये अंडरलाइन हमने की है, यही क्या है, सिरोरेखा है। यही क्या है बेटा, सिरोरेखा है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये लिपि आती है तो इसके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन अब इसके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, ये लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती है, ये भी बात ध्यान रखनी है। एक आती है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाएगी, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाएगी, लेकिन देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाएगी। आगे चलते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो है करे बहुनी हंसे देन कहे नटी जाए। उपयुक्त पाद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद दिया गया है, कौन सा भेद दिया गया है भाई, यहाँ पर वाचिक अनुभाव का भेद है। मैंने आंसर तो इसका बता दिया कि वाचिक अनुभाव है। अब ये वाचिक अनुभाव क्या है, सबसे पहले यहाँ पर शब्द दिया गया है अनुभाव। इस दोहे को देखते हैं, दोहा किसके द्वारा लिखा गया, बिहारी के द्वारा ये दोहा लिखा गया है, जो रीति सिद्ध कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं रीति काल के। अब ये इसमें अलंकार पूछ लिया जाए तो कौन सा अलंकार है, यहाँ पर असंगति अलंकार दिया गया है। असंगति अलंकार क्यों है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो है करे बहुनी हंसे देन कहीं नटी जाए। यानी कि जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से पूछते हैं तो वो अपनी बाहों से क्या करती हैं, जो बाहें कौन सी होती हैं, आंखों के ऊपर, उनसे क्या करती हैं, हंसती हैं और मतलब मना कर देती हैं। किससे करती हैं, अपने जो वाचिक, जो इनका वाचिक यानी कि बोलने की जो शैली है और बोलने की शैली इनकी कहां पर दिखाई जा रही है, इनके शरीर के अंगों के ऊपर दिखाई जा रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कायिक अनुभव भी जाएगा, लेकिन कायिक अनुभव नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा जाएगा, वाचिक अनुभव चला जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुभाव क्या होते हैं। आपने भरतमुनि जो आपके काव्य शास्त्र में आते हैं, सबसे पहले आचार्य जिनका समय 2री शताब्दी बताया गया, उन्होंने नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था बेटा,
भर्तमुनि के द्वारा। और भर्तमुनि के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादर्श, निष्पत्ति। अब इसमें एक आता है विभाव, एक आता है इसमें क्या आता है इसमें, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादर्श, निष्पत्ति। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जो अनुभाव होते हैं उनके फिर आगे 4 भेद हो जाते हैं, जिसमें कायिक आता है, वाचिक आता है, आहार्य आता है और सात्विक आता है। अब ये कायिक क्या होता है, कायिक होता है बेटा काया से संबंधित है, और वाचिक होता है बोलने से संबंधित है। यानी कि जो बोलने से संबंधित होएगा वाचिक, और कायिक क्या होगा, काया से संबंधित है। आहार्य होता है वेशभूषा से संबंधित है, और सात्विक क्या होता है, आपके मन के जो विकार होते हैं। और सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के सात्विक अनुभव बताए गए हैं, जिसमें स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ण, प्रलय, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और संचारी भाव की अगर भर्तमुनि के द्वारा संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है, 33 है। लेकिन छल नामक संचारी भाव किसके द्वारा माना गया है, ये 34वां, ये देव के द्वारा माना गया है। सबसे पहले छल नामक संचारी भाव संस्कृत में भानुदत्त के द्वारा दिया गया था, लेकिन हिंदी में पूछ लिया जाए तो किसने दिया है, देव, जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। देवदत्त इनका पूरा नाम है और 1673 में जन्म है। यानी छल नामक जो संचारी भाव है किसके द्वारा दिया गया, देव के द्वारा दिया गया है। ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने जितने भी आपको वर्बली बताए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बता देती हूँ कितने बने हैं। सबसे पहले अनुभाव के भेद पूछे गए थे, कितने आते हैं, 4। जो मैंने परिभाषा बताई है अभी भर्तमुनि की, ये पूछी गई है, किसके द्वारा दी गई थी, भर्तमुनि के द्वारा। अब सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8, ये भी आया है। सात्विक अनुभव के जो भेद होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, ये भी पूछा गया है। संचारी भाव की संख्या भर्तमुनि ने कितनी मानी है, ये भी पूछा गया है। और छल नामक संचारी भाव किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया था। और एक बार पूछा गया था कि देव ने कौन सा भाव माना है, तो छल नामक संचारी भाव माना है। मैंने 8-9 क्वेश्चन यहाँ पर गिनवा दिए हैं, एक क्वेश्चन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मतलब टीचिंग गोल्स पर आपको क्या दिया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है। तो वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है, वह अन्न से प्यार करती है, सही है। वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है, सही है। वह साहसी है, ये भी सही है। लेकिन वह एकांत में उदास रहती है, ये क्या है, गलत है। आपसे गलत पूछा गया था, तो कौन सा चला जाएगा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। वह चिड़िया जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई कविता है। अग्रवाल है भाई, न कि सिंह न मिश्र। अब यहाँ पे सिंह और मिश्र का जिक्र मैंने क्यों किया है, क्योंकि केदारनाथ नाम के आपके साहित्य में 3 कवि आते हैं। केदारनाथ सिंह आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं और केदारनाथ मिश्र आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल आते हैं आपके प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत। इनको क्या कहा जाता है, केन का कवि भी कहा जाता है। और ये बालेंदु उपनाम से क्या करते थे, कविताएं करते थे। युग की गंगा है, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख पतवार, हे मेरी तू, मार प्यार की तापें, कहे केदार, खरी खरी अपूर्वा। अपूर्वा के ऊपर इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये है केदारनाथ अग्रवाल, 1911 में क्या है, जन्म है। बात करें केदारनाथ सिंह की, तो ये कहां से आते हैं, केदारनाथ सिंह आते हैं भाई, आपके सप्तक नाम सुना होगा आपने, ये तीसरे सप्तक से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जन्म कब है इनका, 1932 में है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बताया मैंने केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ मिश्र कहां से है, छायावाद से संबंधित केदारनाथ मिश्र हैं। केदार पांडे किसका मूल नाम था, केदार पांडे राहुल सांकरत्यायन का क्या था, मूल नाम था। तो यहाँ पर कविता के बारे में आपसे पूछा गया था, तो वह चिड़िया जो इस कविता में जो चिड़िया है वो एकांत में उदास नहीं रहती, बल्कि एकांत में तो वो खुश रहती है। यानी कि घने जंगल से उसे प्यार है, अन्न से भी उसे प्यार है, और वह क्या है, साहसी है। साहसी है तो भाई वो एकांत में उदास क्यों रहेगी, एकांत में क्या रहती है, वो प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। तो अगर चिड़िया की बच्ची पूछ लिया जाए तो किसने लिखा है, जैनेंद्र के द्वारा लिखी गई कहानी है। ये क्या है, कविता है। सभी आपके एनसीईआरटी में लगे हुए हैं भाई, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। अगला पूछा गया है कि भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन बताइए, यानी यहाँ पर गलत बताना है आपको। इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, सही है। ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार हैं, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र के संपादक में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था, ये गलत है। और नव भक्तमाल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी थे, ये भी सही है। अब यहाँ पर नव भक्तमाल करके एक रचना आई है, अगर भक्तमाल पूछ लिया जाए
तो किसकी है, नाभा दास की है। और उत्तरार्ध भगतमाल पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है भारतेंदु के द्वारा। नव भक्तमाल लिखी है राधाचरण गोस्वामी ने, जो कौन थे, इसके भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। भक्तमाल किसने लिखी है, नाभा दास ने लिखी है, जो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और उत्तरार्ध भक्तमाल किसके द्वारा लिखी गई, भारतेंदु के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान 1 सुजान ये सब करके इन्होंने लिखे हैं। किसने, बालकृष्ण भट्ट ने। जन्म कब हुआ था इनका, 1844 में क्या है इनका जन्म है। ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार थे। बिल्कुल सही है भाई, ये कोटेशन कहां से उठाई गई है, रामचंद्र शुक्ल ने एज इट इज मतलब इनके लिए प्रयोग किया, भारतेंदु के लिए तो प्रयोग किया था, नर प्रकृति का कवि। और इनके बारे में क्या कहा था, इनके बारे में क्या कहा था कि ये प्रकृति प्रेमी कवि हैं। कौन, ठाकुर जगमोहन सिंह। इन्होंने श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी ये सब काव्य किसके द्वारा लिखे गए, ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखे गए। और जन्म कब है इनका, 1857 में इनका जन्म हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र, जन्म कब है, 1855 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। और इनके द्वारा ब्राह्मण पत्रिका निकाली गई थी, किसके द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। और ब्राह्मण पत्रिका के ऊपर एक मोटो दिया गया था कि अब तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये आपसे वाक्य पूछा जाता है, कौन सी पत्रिका से है, ये ब्राह्मण पत्रिका से है। अब यहाँ पर पत्रिका आई है हिंदी प्रतीप। हिंदी प्रतीप पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। और कब निकाली थी ये पत्रिका, 1877 में ये पत्रिका निकाली थी। किसने निकाली थी ये पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट, जो यहाँ ऊपर दिए गए हैं। और कब आती है ये, 1877 में ये पत्रिका आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त के साकेत के बारे में अनुचित विकल्प चुनना है। एक रचना पूछी गई है मैथिली शरणगुप्त की साकेत, और इसके बारे में आपको गलत बताना है। वैसे तो इन्होंने को जैसे कि किसान है, हिंदू है, पंचवटी है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, ये सब काव्य लिखे गए हैं। लेकिन साकेत यहाँ पर क्यों दिया गया बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट काव्य है, महाकाव्य है, काव्य नहीं कहेंगे हम इसको, महाकाव्य कहेंगे। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ पहले आप लोगों को, फिर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। गुप्त को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विशेषज्ञ उदासीनता से मिली। ये तो सही है कि इस रचना से इनको प्रेरणा मिली थी, कौन सी, साकेत रचना लिखने की। लेकिन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि कौन आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर आएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरणगुप्त के गुरु थे। क्या थे ये, मैथिली शरणगुप्त के गुरु थे, जहां से हमारा द्विवेदी युग आरंभ होता है। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कवियों की उर्मिला विशेषज्ञ उदासीनता, ये लेख तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, लेकिन इस लेख के ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काम किया था। और उस काम से प्रेरित होकर जो मैथिली शरणगुप्त है इन्होंने साकेत लिखा था। अब ये साकेत क्या है, साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, अयोध्या। क्या अर्थ बताया है मैंने इसका, अयोध्या अर्थ बताया है। कब लिखा गया था ये, 1931 में ये महाकाव्य लिखा गया था। और इसमें कुल कितने सर्ग दिए गए हैं, इसमें 12 सर्ग दिए गए हैं। साकेत किसके ऊपर लिखा गया, साकेत उर्मिला के ऊपर लिखा गया, यानी कि जो लक्ष्मण की पत्नी होती है उर्मिला। अब इसके लिखने के पीछे कारण क्या था, कि लिखना इसलिए था इनको मैथिली शरणगुप्त को कि राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, सीता के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उर्मिला है वो भी तो लक्ष्मण के वियोग में रही है ना, 14 वर्ष का वनवास तो उनको भी मिला था। तो उसी यानी कि नारी के पुनरुत्थान के लिए साकेत लिखा गया है। इसीलिए तो मैथिली शरणगुप्त को क्या कहा जाता है, नारी उद्धारक कवि कहा जाता है। मैथिली शरणगुप्त को कौटुंबिक कवि मात्र, सामंजस्यवादी कवि, दद्दा और नारी उद्धारक कवि इनको कहा गया है। साकेत में मैंने बताया इसमें कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। और जो 9वां और 10वां सर्ग दिया गया है ये क्या है, उर्मिला के वीर्य वर्ण से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जा सकता है कि 9वां और 10वां सर्ग किससे संबंधित है, जो उर्मिला का जो वीर्य वर्णन है उससे संबंधित है। अब यहाँ पर दिया गया कि साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा महाकाव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कहा गया है, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि साकेत को रामचरित मानस के बाद दूसरा बड़ा राम काव्य किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9 व 10 सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए हैं। देखो यहाँ पर आ गया ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि गुप्त जी एक साधक कवि हैं, इनकी साधना चरम उपलब्धि साकेत है। तो गुप्त जी ने क्या कह दिया कि अगर इनकी प्रसिद्धि का आधार है किसका, मैथिली शरणगुप्त का, तो इनकी प्रसिद्धि का अगर कोई आधार ग्रंथ है तो ये कौन सा है, साकेत
साकेत के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। साकेत इन्होंने कितने वर्ष में लिखा था? साकेत को लिखने के लिए इनको कम से कम 13 वर्ष का समय लगा था। कितना समय लगा था इनको साकेत को लिखने के लिए? 13 वर्ष नहीं भी 16 वर्ष का इनको समय लगा था। जैसे रामचरितमानस आप पढ़ते हो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखी गई थी, वैसे साकेत कितने साल में लिखा गया था? 16 साल में लिखा गया था। आप एक जीवनी पढ़ते हो, आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है विष्णुपर भागवत के द्वारा। ये भी कितने वर्षों में लिखी गई थी? 14 वर्षों में लिखी गई थी। आप प्रिय प्रवास पढ़ते हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया, जो 1914 में लिखा था। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो संस्कृत के वर्ण वर्तों पर आधारित है। इसको लिखने में भी कितना टाइम लगा था? 13 वर्ष का समय लगा था। तो ये बात आपको बिल्कुल डिटेल में जाननी है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिया कि किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही है। टाइम मैं नहीं ले रही बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, यही टाइम मतलब टाइम को ले रहे हैं। जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को डिटेल में करने का मतलब क्या होता है। जो मैंने कल वाले जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया था, उसमें जो मैंने वर्बली बोला था, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए PYQ करने का मतलब यही होता है कि चारों ऑप्शनों को बिल्कुल खोल कर देखो। अगर नहीं पता है उनके बारे में, आपको आंसर का पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 ऑप्शन और भी तो बचते हैं आपके सामने, उनका भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये आए हैं तो कहां से आए हैं। जैसे साकेत के बारे में यहाँ पर एक कथन दिया गया था कि रामचरितमानस के बाद दूसरा महाकाव्य है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले, तब आप लोग क्या करोगे? मैंने यहाँ पर बता दिया नगेंद्र। और अभी आपकी ताजा स्मृति है, एग्जाम को थोड़े दिन है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका ठीक चला जाएगा। ठीक है बेटा, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो जुड़ा हुआ है टीचिंग गोल्स के साथ उसका एग्जाम क्लियर हो, इसीलिए यहाँ पर डिटेल में आपसे PYQ करवाए जा रहे हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका गलत न हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत संगत नहीं है, गलत है, ये ज्यादा पूछे गए हैं। छाया क्या है? तत्सम शब्द है। उल्लुक तद्भव शब्द है। हमेशा विदेशज शब्द है। और बिहड़ देशज शब्द है। तो उल्लुक यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है, चला जाएगा। उल्लुक क्या है? तद्भव शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आगे चले, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? यहाँ पर फिर से आपसे गलत पूछा गया है। ब्रज भाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज भाषा की एक उपबोली माना है, ये भी सही है। बुंदेली बोली को कोसली नाम से जाना जाता है, ये गलत है। और उदय नारायण तिवारी अवधि बघेली में नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। अब ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है? जो कोसली यहाँ पर दिया गया है, कोसली किसको कहा जाता है? अवधि को कहा जाता है। और दूसरा नाम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अवधि को कोसली और बेसवाड़ी 2 नाम आते हैं अवधि के। अवधि जो बोली है, इसके 2 नाम आते हैं, एक आता है कोसली और एक आता है एक कौन सा आता है? बेसवाड़ी। अब जो यहाँ पर ब्रज भाषा दी गई है, ये कहाँ से निकली है ब्रज भाषा? आप जब हिंदी जब पढ़ते हो, जो खड़ी बोली मानक रूप जो आपके संविधान में अपना लिया गया है, ये कैसे आती है? सबसे पहले आता है संस्कृत भाषा आती है, इससे आती है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से फिर आपकी निकलती है पाली, फिर निकलती है प्राकृत, प्राकृत से कौन सी निकलती है? फिर अपभ्रंश निकलती है। जो अपभ्रंश आती है, फिर इसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। एक आती है शोरशेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इस तरह से इसकी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। अब जो शोरशेनी अपभ्रंश आई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, इससे कौन सी बोली निकलती है? ध्यान से सुनना बेटा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनेगा। जो शोरशेनी अपभ्रंश मैंने बताई है, यहाँ से निकली है पश्चिमी हिंदी। कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की फिर 5 शाखाएं अलग अलग हो जाती है, जिसमें एक आती है ब्रज भाषा, एक आती है हमारी हरियाणवी, एक आती है खड़ी बोली, एक कौन सी आती है? बुंदेली, एक आती है कन्नौजी। बुंदेली यहाँ पर दिया गया है, ब्रज भाषा दिया गया है, खड़ी बोली मैंने यहाँ पर बता दिया, एक ब्रज भाषा और एक कौन सी है? कन्नौजी। ये 5 बोलियां किससे निकलती है? पश्चिमी हिंदी से निकलती है। एक आती है, मैंने यहाँ पर अवधि बताया है, अवधि कहाँ से निकली है? अर्धमागधी जो अपभ्रंश आती है, इससे पूर्वी हिंदी निकलती है, और पूर्वी हिंदी से निकलती है आपकी अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी। एक आती है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से निकलती है बिहारी, और बिहारी से फिर कौन सी निकलती है? बिहारी से निकलती है आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली जो
विद्यापति के द्वारा पदावली लिखी गई थी, जो कि उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस तरह से ये क्या निकली है, ये भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, ये निकली है। मैंने डिटेल में बिल्कुल आपको बता दिया है। और इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि जो कोसली है वो अवधि को कहा जाता है, अवधि को कोसली और बेशवाड़ी कहा जाता है। अगर खड़ी बोली के बारे में पूछ लिया जाए तो खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, कोरवी कहा जाता है। किसने कहा है, राहुल सांकरत्यान ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प बताना है। छायावाद जिसकी समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी गई है। 1918 क्यों, क्योंकि 1918 में झरना आती है, और 1936 क्यों, क्योंकि 1936 में क्या आती है, कामायनी आती है, या फिर क्या, हाँ, कामायनी आती है, किसकी, जयशंकर प्रसाद की। तो छायावाद शुरू कब होता है, 1918, और खत्म कब होता है, 1936। लेकिन अलग अलग आलोचकों के द्वारा इसकी समय सीमा अलग अलग मानी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको गलत यहाँ पर बताना है। तो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूप नारायण पांडे है। पहला ही क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो जाएगा। छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यकरण के कारण प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज ओदात विद्रोह का कवि कहा है, ये भी सही है। और सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। गिरजे का घंटा रचना इसकी कब आती है बेटा, ये आई थी 1916 में, और 1916 में ही निराला की रचना आती है जूही की कली। सुमित्रा नंदन पंत, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और इसके बारे में ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल छायावादी कवियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें छायावादी है। छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन आती है। और फिर इसके बाद कौन सी आती है, प्रगतिवादी रचनाएं आती है, जिसमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्य आती है। इसके बाद अंत चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित आती है। कौन कौन सी है, जिसमें युग कौन कौन सी है, रजत शिखर है और रजत शिल्पी, ये सब आती है। और फिर आता है आपका कौन सा, सबसे लास्ट में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर क्या आता है, अंतःचेतनावाद, और फिर कौन सा आता है, नव मानवतावाद, जिसमें चिदंबरा, लोकायतन, ये सब आते हैं। और चिदंबरा के ऊपर इनको 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी का, ये बात ध्यान रखनी है। रामविलास शर्मा ने जो है निराला के ऊपर 3 भागों में क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। इस कारण इनको क्या कहा गया है, निराला को ही ओज ओदाते और विद्रोह का कवि किसने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था। 3 भागों में ये लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। अब जो छायावादी काव्य है वो अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता व प्रकृति के कारण क्या है, ये क्या है, प्रसिद्ध है। लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता का अर्थ क्या है कि लाक्षणिकता, जो अर्थ जो हम कविता का पढ़ते हैं वो अर्थ न आकर कोई दूसरे अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही जो व्यंजनात्मकता है, इसमें हमें व्यंग्य देखने को मिला है। अब यहाँ पर छायावादी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता बताए गए हैं, ये रूप नारायण पांडे नहीं बल्कि कौन हो जाएंगे, मुकुटधर पांडे क्या है, इसके प्रणेता है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, मुकुटधर पांडे। और मुकुटधर पांडे किसके द्वारा माना गया है, छायावाद का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की गवारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो, नित नंद की धेनु धेनु मंझारिन। उपयुक्त पाद्यांश में सवैया छंद का कौन सा भेद है, तो सवैया यहाँ पर पूछा गया है। ये पंक्ति पूछ ली जाए तो किसके द्वारा लिखी गई है, रसखान के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर सवैया आपसे पूछा गया है तो कौन सा चला जाएगा, यहाँ पर सवैया, किरीट सवैया यहाँ पर चला जाएगा। सवैया के अलग अलग भेद होते हैं, तो इसमें से कौन सा सवैया दिया गया है, यहाँ पर किरीट सवैया का क्या है, ये उदाहरण है। पंक्ति पूछ ली जाए तो किसके द्वारा लिखी गई है, रसखान के द्वारा लिखी गई है। रसखान को रसखान के बारे में सवैया किसने प्रयोग किया है, शब्द रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है, यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र पूछा गया है आपसे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। केशवदास कृत कवि, प्रिया सूरदास की साहित्य लहरी, कृपाराम की हित त्रिंगिणी और चिंतामणि की कवि कल्प द्रुप। सबसे पहले तो ये चिंतामणि की रचना नहीं, किसकी रचना है, ये सेनापति की है। अगर चिंतामणि की रचना की बात करते हैं तो चिंतामणि की रचना आती है कवि काव्य कल्प द्रुम, ये नाम है चिंतामणि की रचना का। और कवि कल्प द्रुप किसकी रचना है, सेनापति की रचना है। आपसे यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पूछा गया था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसको माना है, रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को माना है, जिसकी रचना कौन सी आती है, हित त्रिंगिणी आती है। हिम किरीटनी और हिम त्रिंगिणी आपके आधुनिक काल में कवि
आते हैं, कौन आते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, इनके द्वारा लिखी गई है। और हिम किरीटनी के ऊपर माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के ऊपर दिया गया था? हिम किरीटनी के ऊपर दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में। ये बात ध्यान रखनी है। अब केशवदास कौन है? केशवदास का जन्म 1555 में होता है और केशवदास आपके जो भक्ति काल है और रीति काल है, इसके बीच में समन्वय सेतु का काम कौन करते हैं? केशवदास करते हैं। केशवदास के द्वारा जो ये कवि प्रिय रचना लिखी गई है, ये इनके दरबारी कवि होते हैं, दरबारी कवि। और उनके जो शिष्य, उनकी जो गणिका होती है, उसको भाषा का ज्ञान देने के लिए ये रचना लिखी गई थी। एक इनके द्वारा रामचंद्रिका लिखी जाती है, जो क्या है? छंदों का अजायब घर है, अजायब घर है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसने माना है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और दूसरा देना है, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने माना है? दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बताया यहाँ पर केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका लिखी गई थी। रामचंद्रिका लिखने का उद्देश्य क्या था केशवदास का? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, अवधी भाषा में लिखी। लेकिन केशवदास क्या करते हैं? इसके परिवार के जो बड़े इनके जो पिताजी थे, दादाजी थे, ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन केशवदास ने क्या किया? ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो इस कारण केशवदास को तुलसीदास क्या कहते हैं? प्राकृत का कवि कहते हैं। तो इस लांछन से बचने के लिए इन्होंने एक रात में ही क्या लिख डाली थी? रामचंद्रिका लिख डाली थी। अब यहाँ पर सूरदास के द्वारा साहित्य लहरी यहाँ पर रचना आई है, इसमें ये क्या देते हैं? अपनी वंश परंपरा का परिचय देते हैं। कौन? सूरदास। और आपने पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है, किसके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा। तो चंद बरदाई के वंशज कौन बताते हैं? सूरदास बताते हैं साहित्य लहरी में। ये सब बातें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में। चिंतामणि के द्वारा मैंने बता दिया, कवि कल्पद्रुम नहीं बल्कि कवि काव्य कल्पद्रुम किसके द्वारा लिखा गया? चिंतामणि के द्वारा लिखा गया है। ये रचना किसकी आती है? सेनापति की आती है। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। चिंतामणि, मतीराम और भूषण और जटाशंकर, ये चार भाई आते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि जटाशंकर क्या है? चिंतामणि, भूषण और मतीराम के क्या है? भाई नहीं है। भूषण क्या है? रीतिकाल के अंतर्गत एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखी हैं। और ये किसने कहा है? ये मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? एक क्वेश्चन यहाँ पहले ऊपर आया था, मैंने वहां पर इसका आंसर बता दिया था। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये 343 में कहा गया है कि जो राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी, और अंक कैसे होंगे? अंतरराष्ट्रीय अंक हम ग्रहण करेंगे। 344 में क्या बताया था मैंने? राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। 345 में बताया था कि जो दो राज्यों के बीच राजभाषा हो उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है? जो विधान परिषद, विधानमंडल होता है उससे संबंधित है। अगर 120 पूछ लिया जाए तो किससे संबंधित है? संसद में जो राजभाषा संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उससे संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? सही है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है? दिया गया है कि रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। युग धारा नागार्जुन ने लिखा है, सही है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है, सही है। वाणी की व्याख्या त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा नहीं लिखी गई है, अजय खंडर रांग राघव के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। अब वाणी की व्याख्या ये रचना किसने लिखी है? ये रचना लिखी है बेटा शिव मंगल सिंह सुमन ने। किसके द्वारा लिखी गई है? शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हिंदी का दूसरा शोक गीत लिखा था। कौन सा लिखा था? मिट्टी की बारात। कब लिखा था? 1972 में। 74 में इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और केंद्र में कौन है इसके केंद्र में? मिट्टी की बारात के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू हैं। हिंदी का पहला शोक गीत पूछ लिया जाए तो निराला के द्वारा 1935 में स्रोत समृति लिखा गया था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म भी कब होता है? 1911 में। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म हुआ था 1917 में। और रांग राघव का जन्म कब हुआ था? 1923 में। अब त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी में क्या माना जाता है? सोनेट का जनक किसको माना जाता है? त्रिलोचन शास्त्री को। और इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा आता है? धरती। दूसरा आता है गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन के ऊपर त्रिलोचन शास्त्री को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। युग की गंगा है केदारनाथ अग्रवाल की। युग धारा सतरंगे पंखों वाली। और क्या है? खिचड़ी भी पलक देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, तुमने क्यों कहा था, जो गुलाबी चूड़ियां हैं, नेवला है, ये सब रचनाएं नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं। अब अजय खंडर पांचाली, ये रांग राघव के द्वारा लिखे गए क्या है? खंड काव्य हैं। तो मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर गलत है। वाणी की व्याख्या किसने लिखा है? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। अगर वीणा पूछ लिया जाए तो पंत की है। अगर वाणी
पूछ लिया जाए तो ये भी क्या है, पंत की रचना है। आगे चलते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कहाँ से पंक्तियां हैं, ये जयद्रथ वध से पंक्तियां हैं जो गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो बताना है कि इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, करुण रस है या फिर श्रृंगार रस है। तो कौन सा रस चला जाएगा, ये जो वीरता से ओतप्रोत कविता, ये पंक्तियां लिखी गई है जयद्रथ वध में, ये वीर रस से क्या है, परिपूर्ण है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब रौद्र रस यहाँ पर नहीं है, करुण रस यहाँ पर दया का भाव नहीं है, श्रृंगार रस यानी कि रति का यहाँ पर कोई भाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगर पंक्तियां पूछ ली जाए किसने लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त ने, पूछ लिया जाए किस रचना से है, तो ये है जयद्रथ वध से। आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है, काव्य शास्त्र से क्वेश्चन है, बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। रस की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है, वहां से क्वेश्चन है, आपसे गलत पूछा गया है, तो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद नहीं कहा है, इन्होंने रस को कहा था ब्रह्मानंद सहोदर। ब्रह्मानंद सहोदर यहाँ पर अगर होता तो सही चला जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मानंद लिखा गया है, इस कारण ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। रस क्या है, सतोदर में कवय है, रस अखंड है, और रस क्या है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के क्या है, आचार्य हैं, और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था साहित्य दर्पण। क्या लिखा गया था, साहित्य दर्पण इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है। उद्देश्य यहाँ पर लेखन कौशल का पूछा गया है आपसे। छात्रों को लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान कराना सही है, बालकों को सुंदर स्पष्ट और सुडुल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, ये भी सही है, और बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, ये भी सही है। बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना तो मौखिक में चला जाएगा, ये लेखन कौशल में कहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। आगे चले, क्या दिया गया है कि कवि एवं तार शब्द के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। यहाँ पर भी आपसे असंगत पूछा गया है। नेमी चंद्र जैन तार सप्तक से है, धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक से, मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक से, और केदारनाथ सिंह क्या है, आपके चौथे सप्तक से हैं। अगर आपने ध्यान से सुना है ना, तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि केदारनाथ सिंह आपके कहाँ से आते हैं, तीसरे सप्तक से आते हैं। यहाँ पर आपसे चौथा सप्तक दिया गया है, यही क्या है, गलत है। अब इन तार सप्तक जो आते हैं, इसका सबसे पहला जो तार सप्तक आता है कब आया था, 1943 में, दूसरा आया था 1951 में, तीसरा आता है 1959 में, और चौथा कब आता है, 1979 में आता है। जो नेमी चंद्र जैन, ये तार सप्तक, इसको हम पहला सप्तक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल सही है, हम इसको तार सप्तक बोलेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, जो प्रयोगवाद आता है उसमें अज्ञेय के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें 7 कवि होते हैं, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर, ये सब कौन से सप्तक में आते हैं, पहले तार सप्तक में आते हैं। धर्मवीर भारती है, रघुवीर सहाय है, शमशेर बहादुर सिंह है, ये सब दूसरे में आते हैं। जो मदन वात्स्यायन है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ये तीसरे में आते हैं। चौथे सप्तक में आपके सुमन राज्य, कीर्ति चौधरी, ये सब आपके चौथे सप्तक में आते हैं। तो केदारनाथ सिंह आपके चले जाएंगे कौन से सप्तक में जाएंगे, ये जाएंगे आपके तीसरे सप्तक में। धर्मवीर भारती के द्वारा अंधायुग कब लिखा गया था, 1954-55 में लिखा गया। जो महाभारत का जो युद्ध 18 दिन चला था, उसके 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तक का क्या है, इसमें वर्णन दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट नाटक अभी अंधा युग कब लिखा था, 1954-55 में लिखा था। और इसमें क्या बताया गया कि जो आधुनिक समस्याएं हैं उसको इस नाटक में इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर छायावाद से आपसे लगभग चारों कवि पूछ लिए गए हैं, पंत निराला भी पूछ लिए गए हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अब आए हैं। तो जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के बारे में आपको गलत यहाँ पर बताना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, नहीं, असंगत, अनुचित, ऐसे विकल्प देखने को हमें मिले हैं। इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई, सही है। इनकी आंसू रचना विरह अनुभूति का उत्कृष्ट काव्य है, ये भी सही है। इनकी झरना रचना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का प्रथम क्या माना है, आविष्कार माना है, सही है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं बल्कि कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद जैसे ही आते हैं, तो कामायनी के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। कामायनी भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कब लिखी गई थी, इसमें कितने सर्ग हैं, सर्गों के नाम क्या हैं,
कौन से नंबर पर कौन सा सरग आता है आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गराम क्या है, इनकी पहली कहानी है। गराम है, प्रतिध्वनि है, आकाशद्वीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, ये सब क्या आते हैं, इनके कहानी संग्रह आते हैं। जो गराम आती है इनकी 1911 में क्या है ये कहानी आई थी और पहली कहानी है ये इनकी। जो आंसू है, आंसू कब लिखा गया था इनके द्वारा, 1925 में लिखा गया था। और आंसू क्या है, इनका विरह अनुभूति का उत्कृष्ट काव्य है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो झरना कब आती है, 1918 में आती है और झरना से ही क्या माना जाता है, छायावाद का आरंभ माना जाता है। तो इसको नंद दुलारी वाजपेयी ने क्या कहा है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 मैंने बता दिया क्यों गलत है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कामायनी को कि बड़ी विशुद्ध कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण रचना है। कामायनी 15 भागों में विभाजित है, यानी कि 15 सर्ग, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी कामायनी चिंता से शुरू होती है और आनंद के ऊपर जाकर समाप्त होती है। और कामायनी का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं जो आप जायसी का पद्मावत पढ़ते हो उसमें प्रतीक दिए गए हैं, जैसे कि सिंगल द्वीप है, हृदय का है, रतनसेन है, मन का है, जो पद्मावती है बुद्धि की है, इधर सुआ जो तोता है वो गुरु का है। उसी प्रकार से यहाँ पर मनु मन का है, ईड़ा किसकी है, बुद्धि की है, और श्रद्धा किसकी प्रतीक है, यहाँ पर हृदय की प्रतीक है। तो कामायनी कहीं ना कहीं जो जायसी का पद्मावत है उसी के ऊपर बुना गया कुछ प्रतीत होता है। आगे चलते हैं कि निम्न में से एक सर्वे सहायक सामग्री नहीं है, यानी कि ऐसी सामग्री जिसको हम देख सकते हैं वो आपको बतानी है कि कौन सी नहीं है। रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, लिंगुआ फोन है, टेलीफोन है। तो सर्वे सहायक सामग्री, सॉरी देख नहीं सकते भाई, सुन सकते हैं। सर्वे यानी कि सुनना, तो ऐसी कौन सी है जिसको हम सुन नहीं, सर्वे सहायक सामग्री आपको यहाँ पर नहीं है वो बतानी है। तो कौन सी चली जाएगी, टेलीविजन। टेलीविजन सर्वे और श्रव्य और दृश्य दोनों में आता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है। मन प्लस कामना, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यश भव यशो भव है, सही है। शिरोमणि शिरोमणि है, और अधगति यहाँ पर क्या है, अधोगति है। तो तीन ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 तो सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। अब इसके ऊपर बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैम आपने ये आंसर गलत बता दिया। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बाद में कमेंट में रिप्लाई किया करो कि ऑप्शन मतलब गलत मैंने बताया है तो क्यों बताया, सही बताया है तो मैंने क्यों बताया है। आपको संधि के जो रूल है उनको जानना पड़ेगा। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आपने मतलब 135 जो भी ऑप्शन था कि आपने पर्सन था, आपने उसका आंसर गलत बता दिया। बेटा मैंने गलत नहीं बताया, आपने क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ना तो आप अपने आप आंसर निकाल ले जाते। ठीक है, यहाँ पर तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको गलत नहीं करना है। मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लिया ना बेटा, तो आपका 50% जो आंसर है आपको वहीं पर मिल गया। अब यहाँ पर मन प्लस कामना है, हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते कुछ और है, लिखते कुछ और है, और जो किताबी भाषा है वो कुछ और होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। यहाँ पर मनोकामना है, हम लिखते ऐसे हैं, कोई बात नहीं, हम बोलते भी ऐसे हैं, लेकिन शुद्ध शब्द ये थोड़ी ना है, हमारे मानने से थोड़ी ना होगा। ये तो जब आप ऑथेंटिक बुक पढ़ते हो ना तब आपको पता चलेगा। आपका जो पेपर है वो गाइडों से नहीं बनाया जाता, जो मूल टेक्स्ट होते हैं ना वहां से आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। अब मन प्लस कामना है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो मनोकामना दिया गया है ये गलत है। जैसे आप पढ़ते हो अधपतन, क्या पढ़ते हो, अधपतन, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये इसको हम अधोपतन नहीं कहेंगे। अब हम लिखते हैं निरोग, निरोग बच्चे ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये सही थोड़ी ना है, ये तो ऐसे आएगा निरोग। अब हम क्या लिखते हैं, हमने लिख दिया मिष्ठान, क्या लिखा हमने मिष्ठान, लेकिन मिष्ठान थोड़ी ना होता, मिष्ठान होता है, ट आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ट यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको शब्दों को देखना है। एक हम लिखते हैं, एक एक शब्द और याद आया था मेरे, हाँ, ज्योतषना, ज्योतषना किसकी रचना है, ये पंत की रचना है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। कई बच्चे क्या लिखेंगे, इसको पूरा तय आधा शय और ऐसे लिखेंगे। आपके मानने या न मानने से कुछ नहीं होता बेटा। आपको पहले जो टेक्स्ट बुक है ना, जो व्याकरण की जो टेक्स्ट बुक है, जैसे कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण सबसे बेस्ट है भाई व्याकरण के लिए, इस तरह की बुकों को पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। आपके मानने या न मानने से कुछ नहीं होता बेटा। एग्जामिनर क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुकों से ही बनाकर देता है। ये गाइडें जो मार्केट में आई हुई है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते आपके।
आगे चलते हैं, निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है। जो नरेंद्र देव समिति, सबसे पहले तो ये नरेंद्र देव समिति कहां पर थी? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई समिति थी और यहाँ पर पूछा गया कि इसके संबंध में कौन सा गलत है, कौन सा संबंध है यानी सही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में, नागरी लिपि में सुधार सुझाव में, विद्यालय पाठ्यक्रम निर्धारण से और 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं को शामिल करने से। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? जो नरेंद्र देव समिति जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 31 जुलाई, कब बनाई गई थी? 31 जुलाई 1947 को ये समिति बनाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जो नागरी लिपि है उसमें सुधार सुझाव देना, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। बस इतना याद रखना है कि ये जो नरेंद्र देव समिति कहां पर थी? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और ये कब आई थी? 31 जुलाई 1947 को ये नरेंद्र देव समिति आई थी। नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ये समिति आती है। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। हरिकेश बहुव्रीहि समास है, मंद अग्नि तत्पुरुष समास है, उचित अनुचित द्वंद्व समास है, अनुरूप अविभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ये क्या है? कर्मधारय समास है, न कि तत्पुरुष समास। मंद है जो अग्नि है, जो किसमें आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं, जिसमें क्या होता है? विशेषण या विशेष्य, उपमान या उपमेय का संबंध होता है। हरिकेश ये क्या है? इंद्रियों, हरीश के का मतलब क्या होता है? इंद्रियां। और ईश का मतलब होता है स्वामी, यानी कि जो इंद्रियों का जो स्वामी है कौन होते हैं? भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। उचित अनुचित में द्वंद्व समास है और अनुरूप में क्या है? अविभाव समास है, क्योंकि अनु क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है और